नमस्कार दोस्तों, 3 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम लोग देखेंगे वो है रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हो सकता है मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको ना जा रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, आप उस टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं अपनी वीडियोस के लिंक्स डालता रहता हूं, तो अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता तो वहां से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसको मनमोहन सिंह जी ने लिखा है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से लेकर 2014 तक। इसमें इनपुट्स प्रवीण चक्रवर्ती जी ने भी दिए हैं। मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस आर्टिकल में कोई स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हैं। ऊपर ऊपर से क्या स्टेप्स किए जा सकते हैं ये तो बताया गया है, बट ग्राउंड लेवल में इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये नहीं बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल के हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। देखिए, 21 जुलाई को उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019 पे कुछ जजमेंट दिए हैं। कुल मिला के इस आर्टिकल में बात यह की जा रही है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो टेम्पल्स हैं इंडिया में, उन टेम्पल का रेगुलेशन उस टेम्पल के प्रीस्ट करेंगे या सरकार करेगी। तो टेम्पल का रेगुलेशन किस हद तक एक रिलीजियस एक्टिविटी है और किस हद तक एक सेक्युलर एक्टिविटी है, यानी कि स्टेट किस हद तक टेम्पल के रेगुलेशन में इंटरफेयर कर सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। यहां पे क्या बात हो रही है? यूएसए में एक चीज होती है जिसको बोला था मेल इन वोटिंग। इस मेल इन वोटिंग के चलते क्या होता है कि पोस्टल सिस्टम के थ्रू एक पोस्ट कार्ड भेजा जाता है लोगों के घर पे, वो वहां पे उस पोस्ट कार्ड में लोग भर के भेज देते हैं कि वो किस कैंडिडेट को यूएसए का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और उस हिसाब से उनके वोट को काउंट किया जाता है। तो ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये बोला कि ये जो सिस्टम है वोट करने का, ये सही नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट सिस्टम है। तो इसके चक्कर में थोड़ा बवाल सा मच गया यूएसए में। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स देखेंगे। न्यूज है तो इसको न्यूज की तरह कवर कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन स्लोस, यहां पे क्या बात की गई है? देखिए, यहां पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं वो कितना बढ़े और कितना घटे, इसके बारे में बात की गई। सबसे पहले तो देखिए यहां पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। अगर आप इसकी बात करो आईआईपी, तो आईआईपी एक ऐसा इंडेक्स है जो एक इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ओके, ये जो आईआईपी नंबर है ये एक मंथ के लिए डाटा को कैलकुलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पीरियड। तो अगर आप देखो आईआईपी इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12, ये याद रखिएगा। आईआईपी इंडेक्स का जो डाटा होता है वो रेफरेंस मंथ जब खत्म होता है उसके 6 हफ्ते के बाद रिलीज होता है। ओके, बेस ईयर 2011-12 है, महीने के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को ये कैलकुलेट करता है, उसके की इंडिकेटर्स को ये रिपोर्ट करता है। अगर आप देखो तो आईआईपी में माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। इस डाटा को, आईआईपी डाटा को कंपाइल और पब्लिश करता है सीएसओ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। इसकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। इनके अच्छा आप ये समझिए, अगर 100% आईआईपी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा सेक्टर आता है, इस 100% में ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, ये लमसम 40% बनाती हैं। कभी 40 हो जाती हैं, कभी 38% हो जाती हैं। आप कह सकते हो लमसम 40% ये 8 सेक्टर्स हैं। इन 8 सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो देखिए, इन 8 सेक्टर्स को अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें कोल 10.33, क्रूड ऑयल इतना, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो आती हैं आईआईपी में, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? रिफाइनरी के पास। उसके बाद किसका नंबर आता है? इलेक्ट्रिसिटी के पास। उसके बाद स्टील के पास। तो आज का ये जो आर्टिकल है दोस्तों वो यही बता रहा है कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें जून में कितना डाटा बदला। ओके, जून रेफरेंस मंथ का, मई रेफरेंस, तो जून और मई रेफरेंस मंथ के कुछ रिस्पेक्टिव फिगर्स दिए गए हैं। अब महीने वाइज ये डाटा रिलीज होता है इन कोर इंडस्ट्रीज का, तो हर महीने के डाटा को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आर्टिकल की जो न्यूएंसेस है, जो फाइनल पॉइंट्स है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए। जरूरी क्या था आपको ये बताना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं,
बेस ईयर क्या है इसको कैलकुलेट करने का, इसको रिलीज कौन करता है, किसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक आर्टिकल है, अ पॉलिसी विद मेनी अ राइट इंटेंशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें कुछ वो की पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, जो कि अच्छे हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे दो बहुत डिटेल्ड वीडियोस में बना चुका हूं, 20-20, 25-25 मिनट की, मेरे चैनल पे हैं, आप जाके उनको देखिए। ठीक है, अगर आप कमेंट के थ्रू बोलेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। वैसे पिछले 2 ही दिन में अपलोड हुई है, तो आप थोड़ा सा नीचे अगर वीडियोस में मेरे स्क्रॉल करेंगे चैनल में तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या किया गया मैंने सब बताया। इस आर्टिकल में हम लोग उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखेंगे जिनको इंक्लूड नहीं किया गया। ऑथर ने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, जो ड्राफ्ट आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उस ड्राफ्ट में वो पॉइंट्स थे, बाद में उन पॉइंट्स को हटा दिया गया। तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिनको ओरिजिनल पॉलिसी जो 2020 में आई है उसमें हटा दिया गया। तो ये कुछ चीजें इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। फिर साइबर बुलिंग मस्ट स्टॉप, यहाँ पे जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल हमेशा आता है, तो इसको मैं हमेशा स्किप कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे ये जो आखिरी आर्टिकल है, द पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर्स, ये भी एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। यहाँ पे इस बेसिक आर्टिकल में बात की गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को सुधारने में पेरेंट्स का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है, इसको इस आर्टिकल में आइडेंटिफाई किया गया। तो इसे देखेंगे दोस्तों। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरली सबसे अपने पहले आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है आपका रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी, द पाथ टू सस्टेन्ड रिकवरी इज टू इंप्रूव सेंटिमेंट्स इन सोसाइटी यूजिंग इकोनॉमिक टूल्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कोविड-19 फैल गया है, दुनिया भर के लिए बहुत मुश्किल समय है ये, सब लोग डर के माहौल में। देखिए डर का माहौल तो है दोस्तों, जब मैं ऑफिस जाता हूं रोज मुझे डर लगता है कहीं कोविड-19 ना पकड़ लूं। और ये जो डर है ये किसी एक जगह पे नहीं है, पूरी दुनिया में है। हालांकि अब कुछ जगहों पे कोरोना वायरस जहां पे कंट्रोल हो गया है वहां ठीक है, बट इंडिया में एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में चाहे किसी रीजन में चले जाइए, चाहे कोई रिलीजन का पर्सन हो, चाहे किसी भी क्लास का पर्सन हो, कास्ट का पर्सन हो, किसी को भी ये कोरोना वायरस हो सकता है। और ज्यादातर देश इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक नहीं पाए, खासकर इंडिया, ब्राजील और यूएस जैसे देश। तो अब भाई जो सोशल ऑर्डर है हमारी सोसाइटी के वर्क करने का, वो सोशल ऑर्डर पूरा का पूरा हो चुका है डिस्टर्ब। तो अभी के लिए जो पाथ टू सस्टेन्ड रिकवरी है ये काफी मुश्किल होने वाला है। इसके बारे में कुछ बात कही गई है। यहां पे मनमोहन सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि जब देखिए इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो सिर्फ जीडीपी कम नहीं होती है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पिछले कई सालों में वो कम हो जाती है। मतलब ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस को आप रिवर्स कर देते हो, और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वीकर सेक्शन में। क्योंकि जो ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के ही दम पे बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं, वो अपनी हालत को थोड़ा सुधार पाए हैं, और वही लोग फिर से पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। तो आप देखिए वो माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में रह के काम करके अपनी डेली अर्न कर रहे थे, एकदम से उनकी सारी को नौकरियां चली गई, बिल्कुल ही हालत खराब हो गई। और डेवलपिंग नेशंस जो कि बढ़ रहे होते हैं उनमें ये सब चीजें नॉर्मली होती नहीं, लेकिन अब जैसे कोरोना जैसा पैंडेमिक है तो कुछ भी हो सकता है। एंटरप्राइजेस बंद हो गए, एक एंटायर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के बाहर चली गई। और चूंकि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो जिन लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास हो सकता है इतना पैसा भी ना बचे कि वो अपने बच्चों को खाना खिला पाए, उनको ठीक ठाक पढ़ाइयां दे पाए, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो एक डिलीरियस इंपैक्ट है, डिलीटीरियस इंपैक्ट। डिलीटीरियस मतलब क्या होता है? कॉजिंग हार्म और डैमेज, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, और ये जो डिलीटीरियस इंपैक्ट है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का, ये बहुत बड़ा है, और सबसे ज्यादा ये किसको अफेक्ट करेगा? पुअर को अफेक्ट करेगा। तो इस बात की बहुत जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लेके आया जाए। और जल्दी से जल्दी अगर इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लेके आना है, तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो है इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिहेवियर मतलब आपको बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लोगों से ज्यादा बैंकों के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बैंक एंटरप्राइजेस को लोन दे सके। एंटरप्राइजेस के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं। ठीक है, जो बैंकर्स हैं, ऑब्वियसली बात है बैंक दूसरों को लैंडिंग देंगी। जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज को लोन देते हैं,
उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया फिर से बूम करेगा। जो सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि इंडिया के बॉन्ड मार्केट को रेटिंग देती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया की इकोनॉमी अभी भी रोबस्ट है, ये नीचे नहीं जाएगी। तो अब देखिए ओवरऑल कॉन्फिडेंस का माहौल चाहिए और ये कॉन्फिडेंस का माहौल मिसिंग है। लोग डर रहे हैं, बैंक डर रहे हैं, सोवरेन रेटिंग एजेंसीज डर रही हैं, हर कोई डर रहा है इस समय पे। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी डर रही है कि एक लिमिट से ज्यादा उधार लेके अगर हम पैसा खत्म करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस समय पे हमारे पुअर की हालत बहुत खराब है और उन पुअर को सपोर्ट देने के लिए फॉर्चुनेटली हमारे पास एक स्कीम है जिसका नाम है मनरेगा प्रोग्राम। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रोबस्ट रही है, मॉनसून अच्छा रहा है, कम से कम कुछ तो अच्छा है इस बार बोलने को। आप देखें जून के महीने में 62 मिलियन लोगों ने मनरेगा के अंदर काम मांगा। अब नॉर्मल कर इतने सारे लोग मनरेगा के अंदर काम नहीं मांगते हैं, यूजुअली 3 गुना काम मनरेगा के अंदर मांगा गया है जून में, और जितना काम मनरेगा के अंदर दिया गया है 10 गुना है वो उन लोगों से जो कि टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जितने लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उससे 10 गुना लोगों को काम मिला है मनरेगा के अंदर जून के महीने में। लेकिन यहाँ पे एक कमी बताई गई दोस्तों हमारे रिस्पॉन्स की। इस समय पे इंडिया को जो जरूरत है वो है एक मीनिंगफुल कैश ट्रांसफर की। जो परिवार गरीब है अगर उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कैश ट्रांसफर उनको देते हैं तो थोड़ा बहुत उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा वो कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो उनको सिक्योरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार और आप कह लीजिए इंडिया केवल एक ऐसी डेमोक्रेसी बची है जिसने डायरेक्ट कैश असिस्टेंस नहीं दिया है कोविड-19 की क्राइसिस के दौरान। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं, मनमोहन सिंह जी ये बता रहे हैं कि सरकार को शायद ये लगता है कि अगर सीधा सीधा पैसा अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करने लगे तो हो सकता है कि इन लोगों को अगर हाथ में पैसा मिल जाए तो ये बाद में काम करने के लिए आए ना शहरों में। ये एक रीजन बताया जा सकता है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि सरकार डायरेक्ट कैश असिस्टेंस क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कैश असिस्टेंस लोगों को दे देंगे तो लोग फिर वापस काम करने के लिए आएंगे नहीं शहरों में, तो लेबर की कमी हो जाएगी। जबकि ऑथर ये भी बोल रहा है कि ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। अमेरिका में डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया गया है लोगों को और वो डायरेक्ट कैश असिस्टेंस अमेरिकन सरकार ने दिया है, ना कि वहां के एम्प्लॉयर्स ने। और तब भी वहां पे जो लोग हैं वो नौकरी पे वापस लौट रहे हैं। तो ये चीज सोचना कि हाँ भाई हम कैश असिस्टेंस दे देंगे तो लोग नौकरी पे वापस नहीं लौटेंगे, लेबर की कमी हो जाएगी, ये गलत है। दूसरी बात, एक रीजन और है, सरकार के पास एक्चुअली में बहुत लिमिटेड पैसे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स करना चाहती हैं अपने अपने स्टेट्स में, बट स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सरकार से पैसा मांग रही, सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा उधार लेके पैसा देना नहीं चाहती। तो कुल मिला के बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो कि हमारी जो फाइट है कोरोना पैंडेमिक से उसको थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं। अब और आगे क्या करने की जरूरत है? देयर इज अ डायर नीड टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम विच एक्ट्स एज अ वाइटल लुब्रिकेंट ऑन द इकोनॉमी। तो भैया हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे असिस्टेंस मेजर लिए गए हैं कोविड-19 में। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई इंटरेस्ट रेट रिडक्शन दिया है, जो ऑनगोइंग लोन है उनमें इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इंटरेस्ट रेट एक्सटेंशन भी दिया गया है कि हाँ भाई आप अपने लोन को इस महीने या 2-3 महीने के लिए मत दीजिए, आगे दे दीजिए। क्रेडिट गारंटी दी गई है, लिक्विडिटी इनहेंसमेंट मेजर्स दिए गए। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारे एमएसएमईज को पैसा बांटा गया है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को पैसा बांटा गया है। ये रेगुलरली मैं एडिटोरियल में बात करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी इन सब स्टेप्स के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी की जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो नहीं बढ़ा है। तो यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है, मनमोहन सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए सिर्फ पैसा बांट देने से इकोनॉमी वापस ट्रैक पे नहीं आएगी। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रिवाइविंग द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इज नॉट मेयरली अबाउट कैपिटल इन्फ्यूजन और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। बात हो रही है ना कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट कर दोगे या फिर आप इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज कर दोगे तो सब कुछ चीजें हो जाएंगी। नहीं, इसके साथ साथ आपको इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी। आरबीआई किस तरीके से काम करे, अपने तरीके से काम करे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने तरीके से काम करे, बैंक्रप्सी बोर्ड, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस रेगुलेटर, इनको आप फ्रीली फंक्शन करने दीजिए, प्रोफेशनली फंक्शन करने दीजिए। इनके काम में आप दखलंदाजी मत करिए। कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान और कोविड-19 से पैंडेमिक के पहले यहाँ पे एक्चुअली मनमोहन सिंह जी वो कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। देखिए आरबीआई के फंक्शनिंग में हमारी प्रेजेंट सरकार ने इंटरफेयर किया है, बैंकों की फंक्शनिंग में, बैंक्रप्सी बोर्ड की फंक्शनिंग में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सबकी फंक्शनिंग में, खासकर आरबीआई की फंक्शनिंग में सरकार ने इंटरफेयर किया। मोस्ट प्रोबेबली मनमोहन सिंह जी उस चीज पे
ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, शक्तिकांता दास जी को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली उस इवेंट पे शायद पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पुराने। तो ये बोला जा रहा है कि पैसा तो आप डालिए इकोनॉमी में, वो जरूरी है, साथ साथ ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंस्टीट्यूशंस को आप ऑटोनॉमस तरीके से काम करने दीजिए, इनकी फंक्शनिंग में आप इंटरफियर मत करो, ये बात बोला जा रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कट देने की जरूरत नहीं है। ये पैराग्राफ यहां पे रिपीट हो गया है तो मैं इसको काट दे रहा हूं, ये पिछले वाले पेज पे भी आ गया था। कॉर्पोरेट टैक्स कट्स दिए जा रहे हैं। आज की डेट में जो कॉर्पोरेट्स है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो उनको टैक्स कम जमा करने को कहा जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स। तो ये बोला जा रहा है कि देखिए कॉर्पोरेट्स को एक लिमिट से ज्यादा टैक्स कट आप दीजिए मत, एक लिमिट से ज्यादा टैक्स कट देने की जरूरत नहीं है कॉर्पोरेट्स को। दूसरी बात है कि इंडियन ट्रेड में क्या हो रहा है कि देखिए बहुत सारे इंपोर्ट बैन लगाए जा रहे हैं, इंपोर्ट बैन लगा के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स है वो इंडिया में आते रहने चाहिए, उसको रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना वो बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम इंपोर्ट्स को रोकने लग जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नुकसान पहुंच सकता है। ये बातें भी यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर बात की जा रही है कि भैया लोगों को डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दीजिए, उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करना है, बैंकों में पैसा इन्फ्यूज करना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। अब टैक्स रेवेन्यू से तो इतना पैसा आना नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। अब अगर बोरो करने की बात की जाए दोस्तों, तो क्या हमारी गवर्नमेंट बोरो करने की हालत में? बिल्कुल हालत में। हम लोग आईएमएफ से बोरो कर सकते हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकते हैं। 1990 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उस समय में भी हम लोगों ने आईएमएफ से बोरोइंग की थी। तो बोरोइंग में कोई बुराई नहीं है। इंडिया जब बोरोइंग करता है तो अपने बोरो के अमाउंट को वापस भी करता है, साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी देता है। तो कभी भी हमने अपनी बोरोइंग पे डिफॉल्ट नहीं किया, तो हम लोग बोरो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि भैया प्रिंटिंग मनी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मत करिए। डेफिसिट मोनेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों कि आरबीआई को सरकार ने बोल दिया कि नोट छापो, नोट छाप छाप के इकोनॉमी में डाल दो। अब नोट छाप छाप के अगर आप इकोनॉमी में डाल दोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आ जाएगा, लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना, तो रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी एक लिमिट से ज्यादा। ये सब चीजें तब नहीं होंगी अगर हम बाहर से पैसा उधार ले लें। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ये बोल रहे हैं कि अगर आपको बाहर से पैसा उधार लेना है वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सही है, लेकिन प्रिंटिंग मनी पे मत जाइए। प्रिंटिंग मनी पे बिल्कुल एंड में जाइएगा, जब कोई रास्ता ना बने तब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात करिएगा, प्रिंट करने की बात करिएगा। यूरोपियन यूनियन अक्सर कर मनी को प्रिंट करता है। समझिए दोस्तों, सिर्फ मनी को प्रिंट कर देना एक ऑप्शन नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम का। अगर आप धड़ल्ले से मनी प्रिंट करते चले जाओगे, हमारे देश के रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे, पैसा ज्यादा आ जाएगा, करेंसी इज टू रिसोर्सेज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, चीजें हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी, हमारी जो रुपी है वो हद से ज्यादा डीवैल्यू हो जाएगा। तो आज की डेट में डॉलर का जो 75 रुपया है वो डॉलर का और 100 रुपया हो जाए, तो वो गलत है, क्योंकि डेफिसिट मोनेटाइजेशन इंपोजेस हाई इंटेंजिबल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट, जो कि हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया। इसलिए डेफिसिट मोनेटाइजेशन को लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए, पहले आप पैसा उधार ले लो, वो ज्यादा सही है। तो ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। अच्छा आर्टिकल था, काम भर की चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। जो चार धाम वर्डिक्ट आया दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। सेट बैक टू हिंदुत्व की बात हो रही, तो अब देखिए रिलीजियस एलिमेंट को हम यहाँ पे हटा देंगे। हमारा काम क्या है, स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स को देखना। स्टेट रेगुलेशन टेम्पल्स का किस तरीके से किया जा रहा है, स्टेट का क्या स्टैंस रहा है टेम्पल रेगुलेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी वाक रेगुलेशन की भी यहाँ पे बात हो रही, जो इस्लामिक प्रॉपर्टीज हो रही है उसकी भी बात हुई है, बहुत लिमिटेड हुई है। उत्तरा हाईखंड में हाई कोर्ट में केस गया था। देखिए दोस्तों, एक एक्ट पास किया गया है, एक बीजेपी गवर्नमेंट है जो आपकी ये उत्तराखंड में, उसके द्वारा एक एक्ट पास किया गया, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019। इस एक्ट के थ्रू उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस श्राइन्स है उत्तराखंड में उनका जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ इंक्लूडेड है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ बोर्ड, ये जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो उत्तराखंड सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, किसके थ्रू, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट के थ्रू।
अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अगेंस्ट में लोगों को क्या, इन टेम्पल्स में यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल में जो लोग इनको ओवरसी कर रहे थे उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चले जाएंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट में और उत्तराखंड हाईकोर्ट से जाके अपील करेंगे कि देखिए अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा हक है कि इन टेम्पल का मैनेजमेंट हमारे हाथ में है। अब यहां पे हमको आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना पड़ेगा। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो मैं पढ़ा रखा है, आप इसको पढ़िए पॉज करके। 4 चीजें लिखी जा रही हैं। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो जब ये लोग चले गए आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला? अच्छा, गया कौन था? तो भैया एमपी और फॉर्मर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में गए थे। कहां पे? उत्तराखंड की हाई कोर्ट में। अब देखिए, अगर टेम्पल मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या इंडिया में केवल उत्तराखंड में टेम्पल मैनेजमेंट में स्टेट इंटरफेयर कर रहा है? नहीं दोस्तों, टेम्पल मैनेजमेंट इंडिया भर में जहां पे भी होता है वहां पे स्टेट्स की चलती है। स्टेट्स ने एक्ट लागू कर रखे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में भी टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट है, वैष्णो देवी में भी है, श्रीनाथ जी एट नाथ द्वार में भी है, महाकाल एट उज्जैन में भी है, काशी विश्वनाथ में भी है और तिरुपति बालाजी में भी है। तो टेम्पल मैनेजमेंट हर जगह चलता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन जी, ये शायद 27 जुलाई को रिटायर भी हो गए। 21 जुलाई को उन्होंने जजमेंट दिया था। इनका 129 पेज का ऑर्डर आया और इन्होंने 144 जजमेंट को रेफर किया और फाइनली अपने ऑर्डर में इन्होंने बोला कि देखिए, ये जो टेम्पल मैनेजमेंट है ना, ये टेम्पल मैनेजमेंट एक सेक्युलर एक्टिविटी है। अब इसके लिए क्या बताया गया मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अगर कोई डिवेटी, अगर कोई भक्त आके टेम्पल में फूल चढ़ाता है, मालाएं चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, पैसे चढ़ाता है, तो ये एक रिलीजियस एक्टिविटी है। लेकिन उसके बाद उस पैसे का, उन फूल मालाओं का, उस चढ़ावे का क्या होगा? ये एक सेक्युलर एक्टिविटी है। ये किसने बोला? ये चीफ जस्टिस रंगनाथन जी ने बोला। चीफ जस्टिस रंगनाथन जी ने बोला कि जो कुछ भी टेम्पल में आ रहा है लोगों की तरफ से, उसका मैनेजमेंट इज अ सेक्युलर एक्टिविटी और उस मैनेजमेंट में यहां पे स्टेट इन्वॉल्व होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे रिलीजन से इस चीज को मत जोड़िएगा, मैं बताता हूं। तो जब उत्तराखंड में जो भी टेम्पल्स हैं, अगर उन टेम्पल्स का मैनेजमेंट स्टेट के पास आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन टेम्पल के मैनेजमेंट में किसी सिख को बैठा दिया जाएगा या मुस्लिम को बैठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टेम्पल है, उसके टेम्पल के मैनेजमेंट में किसी प्रीस्ट को ही बैठाला जाएगा, किसी हिंदू को ही बैठाला जाएगा। उसी तरीके से इस्लामिक प्रॉपर्टीज होंगी, उनके मैनेजमेंट में किसी मुस्लिम को ही बैठाला जाएगा। बात यह है कि वो मैनेजमेंट जस्ट तरीके से होगा। तो जो भी चढ़ावा मंदिर में आ रहा है, वो चढ़ावा वहां के पुजारियों का नहीं है, वो चढ़ावा लोगों का है। ये लॉजिक है यहाँ पे, बस इस चीज को समझिए। तो इसको रिलीजन के साथ बिल्कुल मत जोड़िएगा। ये जितने भी प्रीस्ट हैं, ये जितने भी टेम्पल बोर्ड वाले होते हैं या फिर कोई इस्लामिक प्रॉपर्टी की बोर्ड वाले होते हैं, ये कोर्ट में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं इनकी डोमिनेंस बनी रहे इनके रिलीजियस मैनेजमेंट में। वो स्टेट नहीं होने देता है। स्टेट बोलता है कि जब तक लोगों की रिलीजियस भावना इन्वॉल्व है तब तक तो भाई रिलीजन आता है। उसके बाद लोग जो देके गए उस टेम्पल को या उस मॉस्क को, वो फिर किस में आ जाएगा? वो उसमें आ जाएगा सेक्युलर एक्टिविटी में। ये बोला आपके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने। अच्छा, यहां पे दोस्तों एक और बात कही गई है। ये देखिए, ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है, इनको अभी इस 4 धाम देवस्थानम एक्ट में डाला गया। इससे पहले भी ये एक्ट में थे। उस एक्ट का नाम था श्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939। तो एक एक्ट से दूसरे एक्ट में शिफ्ट किया गया। हालांकि प्रीस्ट की पावर इस चीज में थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए ये केस हाई कोर्ट में चला गया। ऐसे क्या कुछ और एक्ट्स भी आए हैं जिनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस गया है? बिल्कुल है। देखिए, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, इसमें भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जगन्नाथ टेम्पल के मैनेजमेंट से बढ़ गया। इसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के फेवर में डिसीजन दिया। क्या था वो जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन राज बीरा किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। यहाँ स्टेट ऑफ ओडिशा ने मैनेजमेंट ले लिया था जगन्नाथ टेम्पल का। फिर नाथ द्वार टेम्पल एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, किसमें? तिलकयत श्री गोविंदला जी महाराज वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर। तिरुपति बालाजी लॉ लेके आया गया। इसके लिए केस कौन सा था? श्री एएस नारायण दीक्षितिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, 1996 का केस है। उसी तरीके से आप देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है। इसको जब सुप्रीम कोर्ट में गया, श्री आदि विश्वेश्वर ऑफ काशी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने
जब भी ऐसा कोई टेम्पल एक्ट आया है और उस टेम्पल एक्ट में जो स्टेट है वो उस टेम्पल की सेक्युलर रेगुलेशन को लेता है, उस केस में जब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा स्टेट के फेवर में सुनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, मैनेजमेंट करने का राइट्स है प्रीस्ट के पास, लेकिन पूरी तरीके से प्रीस्ट उस टेम्पल के मैनेजमेंट को अपने अंदर कर ले, ये नहीं हो सकता, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टेट का रेगुलेशन होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट्स में बोल चुका है। उसके बाद एक और केस की यहां बात की गई है। द सुप्रीम कोर्ट इन नरहरि शास्त्री एंड अदर्स वर्सेस श्री बद्रीनाथ टेम्पल कमिटी had already held Badrinath to be a public temple of Hindus and not confined to any family or denomination, and that secular activities of these temples can be regulated by the state. यानी इस नरहरि शास्त्री वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि बद्रीनाथ एक पब्लिक टेम्पल है, किसी फैमिली का या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन का टेम्पल नहीं है। इसीलिए इस टेम्पल का जो रेगुलेशन है वो कोई भी स्टेट, मतलब जो उत्तराखंड का स्टेट है, वो मैनेज कर सकता है। तो मतलब कुल मिला के देश भर के जो हिंदू हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो इवन साउथ इंडिया के हों, वो बद्रीनाथ जाते हैं विजिट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मैनेजमेंट सरकार के पास रहेगा, ना कि कुछ फैमिलीज के पास या कुछ लोगों के पास जो कि इन टेम्पल से शुरुआत से इन्वॉल्व है। अब देखिए, जिन लोगों ने ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट है ना, 4 धाम वाला, इसके अगेंस्ट में जब केस फाइल किया हाई कोर्ट में, तो उन्होंने अपनी क्या राय दी। उन्होंने बोला देखिए, मुस्लिम वक्फ जो बोर्ड्स हैं उनको तो आजादी दी जाती है, सिख गुरुद्वारा को आजादी दी जाती है, तो हमसे ये आजादी क्यों छीनी जा रही है। अब आपको समझना पड़ेगा वक्फ क्या होता है। वक्फ होते हैं दोस्तों इस्लामिक प्रॉपर्टी। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि इस्लाम में इस्लामिक एजुकेशनल स्कूल्स को खोलने के लिए, इस्लामिक मॉस्क को खोलने के लिए, इस्लाम के प्रोपोगेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको वक्फ कहा जाता है। तो इन वक्फ के मैनेजमेंट में इन लोगों का बोलना था कि रेगुलेशन नहीं होता, जबकि ऑथर यहां पे बोल रहा है कि 27 वक्फ लॉज ऑलरेडी इनेबल किए जा चुके हैं। गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इनेक्ट किया जा चुका है 1925 में। तो इन लोगों का ये जो बोलना था कि भैया मुस्लिम प्रॉपर्टीज और सिख प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट नहीं होता, ये गलत है, इनका भी मैनेजमेंट होता है। समझ गए दोस्तों? तो इसको रिलीजन के साथ जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अब एंड करते करते अगर हम आर्टिकल 26 में हैं, तो अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है। आर्टिकल 26 बी पे और आर्टिकल 26 सी पे ध्यान दीजिए। जब बद्रीनाथ टेम्पल की बात की गई दोस्तों, तो ये बोला गया कि जब बद्रीनाथ टेम्पल के मैनेजमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि बद्रीनाथ टेम्पल बनाया किसने था। हु एस्टैब्लिश बद्रीनाथ टेम्पल। अगर एक ऐसा पर्सन जिसने बद्रीनाथ टेम्पल को एस्टैब्लिश किया है, अगर ये पता चल जाता है, तो उसकी फैमिली लीनेज अगर हमेशा से उस टेम्पल का मैनेजमेंट कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस वाले जो आर्टिकल 26 के क्लॉज हैं, ये प्ले में आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओरिजिनली बद्रीनाथ टेम्पल किसने बनाया था, ये पता नहीं चल पाया। तो जब आपको ये नहीं मालूम पड़ पाया है कि एग्जैक्टली उस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत किसने करी, तो जब तक आपको ये नहीं पता है, तब तक आर्टिकल 26 के अंदर आप ब्लाइंड प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, ये हाई कोर्ट ने बोला। अगर तो यहां पे ये होता कि कोई एक ऐसा डिनोमिनेशनल सेक्ट जिसने शुरुआत में इस टेम्पल को बनाया होता, बद्रीनाथ और केदारनाथ को, तब से उस टेम्पल को चला रहे होते, तो शायद आर्टिकल 26 के अंदर उनके आर्गुमेंट्स मान लिए जाते, लेकिन अभी के लिए उनके आर्गुमेंट्स नहीं माने जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक और यहां पे बात बोली हाई कोर्ट ने, सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या होता है? जो हर जगह है, मतलब वो पब्लिक स्पेस में भी है, किसी भी चीज से बाउंड नहीं है। अब जो सनातन का सिद्धांत है हिंदू धर्म में, पूरा हिंदू धर्म इस सनातन के सिद्धांत को मानता है। हाईकोर्ट में जो केस गया था देवस्थानम एक्ट के अंदर, उसके अंदर ये बोला गया कि जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म एक डिनोमिनेशनल सेक्ट है हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म का डिनोमिनेशनल सेक्ट है अगर ये सनातन धर्म, तो इस सनातन धर्म के चलते हमको बद्रीनाथ और केदारनाथ का मैनेजमेंट दिया जाए। हाईकोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो पाएगा। सनातन धर्म हिंदू धर्म की मान्यता है, कोई अलग से डिनोमिनेशनल सेक्ट नहीं है, इसलिए सनातन धर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल एक अलग डिनोमिनेशनल सेक्ट नहीं माना उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने। दूसरा, इस आधार पर इस सनातन धर्म के जो होल्डर्स हैं उनको यह बोल दिया जाए कि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ का मैनेजमेंट करिए, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोली हैं। अब इसके अगेंस्ट में देखिए दोस्तों, कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो सबरीमाला वर्डिक्ट की, तो सबरीमाला वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, तो आप देखो कि
एक 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सबरीमाला वर्डिक्ट की बात कर रही है। सबरीमाला वर्डिक्ट 2018 जो था उसमें डिनोमिनेशनल सेक्ट की बात की गई थी। तो किसी धर्म के अंदर डिनोमिनेशनल सेक्ट को किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ये बात तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पता चलेगी, चूंकि 9 जज बेंच देख रही है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज ने क्या बोला है यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा हाँ, एक और बात दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आर्टिकल 31A को भी इन्वोक किया गया था। आर्टिकल 31A क्या बोलता है? सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 31A के बारे में और जानना है, आर्टिकल 26 के बारे में और जानना है, तो जाके मेरी पॉलिटी की वीडियोस को देखिए लक्ष्मीकांत में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप सिंपल बस ये समझिए दोस्तों, जो टेम्पल्स हैं उनका मैनेजमेंट प्रीस्ट अपने हाथ में चाहते हैं। स्टेट रेगुलेट करना चाहता है इन टेम्पल्स को। स्टेट का लिमिटेड इंटरफेरेंस इन टेम्पल्स के रेगुलेशन में जरूरी है, क्योंकि जो भक्त गजन जाके उस टेम्पल में अपना चढ़ावा देते हैं, वो चढ़ावा वहां के प्रीस्ट का नहीं है। तो उस चढ़ावे को कैसे रेगुलेट करना है, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके फेवर में डिसीजन दिया है। तो आर्टिकल 26A, 26B, 26C, 26D का वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इन रेगुलेशंस के बाद भी मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स ये अभी भी वैलिड है। अभी भी इनके अफेयर्स को जो हिंदू धर्म गुरु हैं वही मैनेज करेंगे, बस स्टेट का ओवरसाइट होगा। मतलब इनको अपनी तानाशाही नहीं दी जाएगी कि हाँ भाई टेंपल में अपने मन के हिसाब से आप कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। स्टेट का लिमिटेड इंटरफेरेंस रहेगा। बस ये सब बातें बोली गई हैं। आगे चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, यहां पे ट्रंप का इलेक्शन पोस्टपोनमेंट टॉक है। देखिए मिस्टर ट्रंप हमेशा न्यूज में रहते हैं, लगता है वो खुद ही अपनी बातों से अपने री इलेक्शन के चांसेस को खत्म कर देते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट डाली और उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखिए ये जो इन वोटिंग वाला सिद्धांत है, सबसे पहले तो आप समझिए इन वोटिंग क्या होती है। इसको पोस्टल वोटिंग भी बोलते हैं, मेल इन वोटिंग भी बोलते हैं, वोट बाय मोल भी बोलते हैं, वोट फ्रॉम होम भी बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि एक बैलेट पेपर को आपके घर पे मेल किया जाएगा। उस बैलेट पेपर को आप भरिए, रजिस्टर्ड वोटर जो होगा उसके एड्रेस पे उसको मेल किया जाएगा। वो वोटर उस बैलेट को भरेगा और उसके बाद उसको पोस्टल मेल से वापस कर देगा, या कोई एक ऐसे जो सिक्योर ड्रॉप बॉक्स जगह जगह पे बनाए गए उनमें जाके डाल देगा। और इन वोट्स पे लिखा होगा, इन बैलेट्स पे लिखा होगा कि भाई हम किसको चुनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से पोलिंग हो सकती है। ये पोस्टल वोटिंग आज नहीं, बहुत समय से यूएसए में यूज हो रही है। इस पोस्टल वोटिंग की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस कोरोना के पैंडेमिक के दौरान। ट्रंप ने अपने ट्विटर में ये बोल दिया कि भैया ये देखिए, ये जो आपकी पोस्टल वोटिंग है ये सही नहीं है, गड़बड़ है। तो अगर हम पोस्टपोन कर दे इलेक्शंस को तो कैसा रहेगा, इस तरीके की बात ट्रंप ने बोली। जैसे ही ये बात ट्रंप ने बोली, लोगों को आ गया गुस्सा। एक्चुअली में हुआ क्या है, रिसेंटली ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट आए हैं और इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट में जो ट्रंप हैं, जो उनके राइवल हैं जो बाइडेन, उनसे पीछे हैं। ठीक है, तो ये जो ओपिनियन पोल्स हैं ये बता देते हैं कि कौन जीतने वाला है, और प्रॉपरली नजर आ रहा है इन ओपिनियन पोल्स में कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, जो बाइडेन ही जीतेंगे। तो जैसे ये ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट आए वैसे ही ट्रंप ने ये ट्वीट किया। तो अब कुल मिला के बात ये हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अच्छी बात नहीं है। यूएस की डेमोक्रेसी में कभी भी जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन नहीं हुए, चाहे सिविल वॉर चल रहा हो चाहे वर्ल्ड वॉर चल रहा हो। दूसरी बात, जो 45वें प्रेसिडेंट है अभी यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले भी इन मेल वोटिंग के अगेंस्ट में बोल चुके हैं। कुल मिला के ऐसी बहुत सी बातें बोल चुके हैं मिस्टर ट्रंप, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसके फैब्रिक को तोड़ती हैं। अब ट्रंप चाहे जितना भी कर लें, वो इलेक्शंस को पोस्टपोन तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑब्वियस बात है, इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तोड़ कर रख दिया। अमेरिका ने जहां जहां पे अपने आप को इन्वॉल्व किया उसको बेकार कर दिया। जेनोफोबिया, रेसिज्म, सेक्सिज्म, नेटिविज्म, इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म, जियोपॉलिटिकल आइसोलेशनिज्म, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वीजा बैन लग रहे हैं, ग्रीन कार्ड इशू नहीं हो रहा है, इस तरीके की सब चीजें ट्रंप छेड़ चुके हैं। इसीलिए जरूरी है कि अमेरिका की जनता ट्रंप को इलेक्ट करके जल्दी बाहर भेजे और कोई दूसरा आए पावर में। ये सब बातें इस आर्टिकल में कही जा रही हैं। काम भर की चीजें मैंने आपको बता दी। इन मेल वोटिंग जो चीज चलती है यूएसए में, कुछ ऐसा ही इंडिया में भी हो सकता है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत सॉलिड निकलता है इस आर्टिकल से। जो पोस्टल वोटिंग चलती है ना यूएसए में, इन मेल वोटिंग, ऐसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए। लेकिन देखिए यूएसए एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, इंडिया अभी उतनी मैच्योर नहीं है। इंडिया में बहुत गरीबी है, तो इंडिया में अगर आप इन मेल वोटिंग कराते हो तो उसमें करप्शन के, फ्रॉडुलेंट केसेस के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं।
इसलिए ऑब्वियसली पूरी तरीके से हम लोग इन मेल वेटिंग को अभी ले नहीं सकते, लेकिन हाँ आंसर्स में तो कोट कर ही सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की। पेरेंट्स द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्रीटर्स, हाउ लो इनकम पेरेंट्स कैन स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को देखिए। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत जरूरी चीज पे ध्यान दिया गया, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। साफ साफ इस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, स्कूल्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी ECCE reap the greatest dividends for children who come from families that are economically disadvantaged। जब तक बच्चा 6 साल का होता है, 6 साल से पहले बच्चे का 85% दिमाग डेवलप करता है। और आप देखिए हमारे देश के 5 करोड़ बच्चे के पास अभी भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि ECCE को हमारे देश में प्रमोट किया जाए, और उसके लिए हमारी पॉलिसी में काफी सारी चीजें जोड़ी गई हैं। तो सोशियो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनको ECCE अवेलेबल कराया जाए। बट ECCE को अवेलेबल कराना अपने आप में ही चैलेंज है। कैसे चैलेंज है वो मैं आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ECCE के लिए टीचर्स नहीं है। इंडिया में बहुत सारे आंगनवाड़ी चलती हैं, बहुत सारे स्कूल चलते हैं। देखिए आंगनवाड़ी स्कूल्स ECCE क्या है ये मैंने पहले अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली वीडियो में बता रखा है, जाके आप देख सकते हो। तो ये जो प्री स्कूलिंग है ये आंगनवाड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है हमारे अभी के सेटअप में कि इनमें एफिशिएंट और क्वालिटी टीचर्स नहीं है। तो सबसे जरूरी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एफिशिएंट और क्वालिटी टीचर्स को लेके आया जाए। एक और बात इस आर्टिकल में कही जा रही है कि आप कितने भी एफिशिएंट और क्वालिटी टीचर्स ले आओ, जब तक पेरेंट्स बच्चों के साथ घर पे इन्वॉल्व नहीं होंगे उनके डेवलपमेंट में, तब तक कोई भी पॉलिसी कुछ मेजर चेंज लेके नहीं आ पाएगी। ये बात बोला गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जहां इंडिया गरीब है, ज्यादातर पेरेंट्स पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उनके पास इस ECCE के लिए एनर्जी नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। तो यहां पे जवाब दिया गया है AIM के सिद्धांत के थ्रू। और AIM का फुल फॉर्म क्या बताया गया, एस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। एस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट के थ्रू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को ECCE में बढ़ाया जा सकता है। ये बोला गया कि जो लोअर तबके के लोग हैं इंडिया में, वो लोग बच्चों को सीधे प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं। वो लोग बच्चे को ECCE में यानी प्री स्कूलिंग में या फिर आपका आंगनवाड़ीज में ज्यादातर नहीं भेजते, वो सीधे प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं, यानी उनकी पढ़ाई सीधे क्लास 1 से शुरू होती है। अब क्लास 1 से जब पढ़ाई शुरू होती है तो जो बच्चे का दिमाग होता है ना, वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोअर तबके के लोग हैं उनको ये समझाया जाए कि आप अपने बच्चे को पहले ECCE में भेजिए, उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर करिए, उसके थ्रू ही उस बच्चे का दिमाग आगे की पढ़ाई के लिए यूज टू हो पाएगा। वहीं पे ये बात की गई कि इंडिया में जो हाई इनकम ब्रैकेट्स में जो लोग आते हैं, जो अपर मिडिल क्लास में लोग आते हैं, वो लोग इस चीज के लिए काफी जागरूक हैं कि हाँ भाई हमें बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी पे ध्यान देना है, लेकिन लोअर क्लास में जागरूकता नहीं है। तो इस जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व किया जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में बात फैलाई जा सकती है, खासकर लोअर इनकम ब्रैकेट में जो लोग आते हैं उनके दिमाग में बात डाली जा सकती है कि हाँ भाई बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दीजिए। प्लस ये भी बोला गया कि देखिए जो माँ बाप है, अब ऑब्वियसली बात है लोअर इनकम ब्रैकेट्स में जो माँ बाप है वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके अलग अलग लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एक ऐसा कंटेंट तैयार कर सकती है जिसमें लैंग्वेज को और प्रेजेंटेशन को इस तरीके से रखा गया है कि वो माँ बाप को समझ में आ जाए। देखिए जो भी माँ बाप है अगर कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी 70% ऑफ द वुमेन जो लोअर ब्रैकेट्स में आती है, 70% ऑफ द वुमेन जो कि लोअर इनकम ब्रैकेट्स में आती है, वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी है और मेन तो 5वीं कक्षा से आगे पढ़े हैं। तो इनके पास इतनी बेसिक कैपेबिलिटी तो है कि भाई ECCE की मटेरियल को ये सीख सकें और अपने बच्चों को सिखा सकें। तो जरूरी है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लाया जाए ECCE की तरफ, तब जाके चीजें आगे आने वाले कुछ सालों में अच्छी होंगी। ये बात बोली गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अ पॉलिसी विद अ मेनी राइट इंटेंशन। यहां पे बात की गई कि भाई देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी जो बातें हैं दोस्तों वो तो मैं आपके साथ इंक्लूड कर चुका हूं, बता चुका हूं, उनको नहीं बात करूंगा। यहां पे देखिए कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि ड्राफ्ट में थी बट मेन पॉलिसी में नहीं आई। वो क्या है? ड्राफ्ट पॉलिसी में एक चीज ये थी
कि कॉमर्शियली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना चाहिए। इस चीज को ड्राफ्ट में तो डाला गया, लेकिन 2020 की पॉलिसी में इस चीज को नहीं डाला गया। 2020 की पॉलिसी में केवल उन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की बात की गई जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो बंद किया जाएगा, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो केवल कॉमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए रेगुलेशन तो हम लेके आए हैं, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी अप्रोच। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी अप्रोच के बारे में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया वीडियो में। तो लाइट प्लस टाइट रेगुलेटरी अप्रोच क्या बोलती है कि भैया इंस्टीट्यूट से बोला जाएगा आप अपने सारे फाइनेंसेस को डिक्लेयर करिए, फेसलेस असेसमेंट होगा आपका समय समय पे, अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो आपको इल्जाम दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम सबको पता है कि हमारे देश में प्राइवेट एजुकेशन कैसे काम करती है। प्राइवेट एजुकेशन में हमारे यहाँ फ्लॉज है। तो अगर आप प्राइवेट एजुकेशन को ठीक तरीके से एडमिनिस्टर नहीं करोगे तो कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंदर जो गलतियां हैं उसको रोक नहीं पाएगी। तो अगर ये चीज लागू कर दी जाती कि भाई कॉमर्शियली ओरिएंटेड जो इंस्टीट्यूशंस उनको बंद कर देते तो जरूर कुछ हो सकता था, लेकिन आपने उनको बंद नहीं किया, बस आपने लाइट बट टाइट रेगुलेशन कर दिया। अब ये लाइट बट टाइट रेगुलेशन बहुत हद तक डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि देखिए जो कॉमर्शियली ऑपरेट करने वाले स्कूल है ना वो सबसे पहले पैसे को देखेंगे, ना कि बच्चों की पढ़ाई को। तो बच्चे को पढ़ाई किसे देखनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। ये बात बोली गई। फिर ये बोला गया कि देखिए पहले जो गवर्नमेंट पे एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कर रही थी, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 10% है, जो कि लगभग 3% है जीडीपी का। कहा गया कि जो 10% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि लमसम है 10% ऑफ द जीडीपी का, इसको बढ़ा के हम 6% ऑफ द जीडीपी करेंगे, 20% ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। बट कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। ये बोला गया है कि हमारा कमिटमेंट है कि इसको हम 6% ऑफ द जीडीपी करेंगे, और कमिटमेंट तो कितना ही फॉलो होता है इंडिया में ये हम जानते हैं। तो जरूरी यह है कि भाई इस बात को इंश्योर किया जाए कि 6% पैसा खत्म किया जाएगा, ना कि बस कमिटमेंट दिया जाएगा कि हम करेंगे। क्योंकि आपने कमिटमेंट तो दे दिया कि आप करोगे, बट अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? कोई ऐसा पॉइंट तो है नहीं कि अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है। एक्शन तो होगा नहीं, आपने बस कमिटमेंट दिया, तो कमिटमेंट इज नॉट इनफ। इंश्योर करना जरूरी है। फिर कुछ और रिकमेंडेशंस थे कमेटी के कस्तूरी रंगन कमेटी के, जो कि पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा नेशनल लेवल पे, इस चीज को पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया। स्टेट लेवल पे बनाया जाएगा, इस चीज को पॉलिसी में नहीं जोड़ा गया। फिर स्टेट स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जोड़ना था, इसकी बात नहीं की गई। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला था कि स्टेट स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइए, इस अथॉरिटी को लेके नहीं आया गया। ये बोला गया पॉलिसी में कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो स्टेट में होगा वो ओवरसी करेगा। तो कुल मिला के कुछ चीजों पे कमी रखी गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स किस तरीके से होगा ये अभी पॉलिसी में पूरी तरीके से बताया नहीं गया, आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। अच्छा होगा बुरा होगा ये तो टाइम पे देखिए दोस्तों पता चलेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई। आई होप आपको पसंद आया हो दोस्तों। ठीक है, अब कितनी अच्छी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कितनी बुरी है, कुछ यहाँ पे सॉलिड पॉइंट्स दिए गए हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है। आगे आने वाले समय में और भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो हमें कमियों की तरफ ध्यान खींचेंगे हमारा, तो उस समय पे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।